नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते हुए अपना ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ओम। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी अपनी हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हेल्थ के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। कुछ हमने एक्सरसाइज की हैबिट्स डेवलप करी हैं, कुछ अपने डेली रूटीन की हैबिट्स डेवलप करी हैं, जो कि हमें हेल्दी बनाने की तरफ ले जा रही हैं। आज हम एक ऐसे एस्पेक्ट पे बात करेंगे जिसके बारे में जनरली हम सोचते नहीं हैं कि वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता होगा। अब वो एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ ताकि आप उस एस्पेक्ट को अच्छे से समझ लें। तो हुआ ये कि इंडिया के साउथ में एक नेचुरोपैथी सेंटर था जहाँ पे नेचुरल तरीके से कई तारी सारी डिजीजेस का ट्रीटमेंट किया जाता था और वो बहुत ही फेमस सेंटर है अभी भी साउथ में, क्योंकि ये ट्रू इंसिडेंट है। तो यहाँ पे नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया पर देश विदेश से जो लोग थे वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आते थे और वो ठीक भी होते थे और वर्बल उसका इतना ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो रहा था कि वहाँ पे डेली कई 100 लोग आते थे अपने ट्रीटमेंट के लिए और कई साल तक उनके अपॉइंटमेंट्स इन लाइन रहते थे। तो ऐसे ही एक लेडी जो थी वो विदेश से अपने ट्रीटमेंट के लिए आई, क्योंकि जो प्रॉब्लम उसको थी, लाइफस्टाइल डिजीजेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली एंजाइटी होती है या कोई पेन होता है हमारी बॉडी में या जो मतलब इजीली क्योर हो सकती है विद द चेंज इन आवर हैबिट्स और दिनचर्या चेंज करने से या नेचुरल चीजों की थेरेपीज लेने से ठीक जो हो जाती हैं, ऐसी डिजीजेस थी। तो उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम उन्होंने अपने कई मित्रों से सुना था कि वो क्योर हो चुकी थी उस सेंटर में आने से। तो इसी आशा के साथ वो इस सेंटर में आई थी। इस सेंटर में आके वो रेगुलर थेरेपीज़ ले रही थी। उनकी फूड हैबिट्स बिल्कुल सात्विक थी, नेचुरल जो भी वो प्रिस्क्राइब करते थे वो खाती थी। उनके सारे के सारे मसाज और जो क्रियाएँ होती थी वो सब चलती थी और उनका दिनचर्या भी जो था वो वहाँ पे बहुत ही रेगुलर था और उनका डिटॉक्स ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से चल रहा था। यानी कहने की बात ये है कि उनकी जो भी उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी, वो उनको पूरी तरह से मिल रहा था और उसके अकॉर्डिंग उस उनको 3 महीने में ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन उनको 4 महीने से ज़्यादा हो चुके थे और उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आ रहा था। तो उस सेंटर में क्या था कि हर सैटरडे को एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता था। जितने भी लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट लेते थे, उनका एक साइकोथेरेपिस्ट आते थे, उनके साथ एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिसमें सभी मेंबर्स बैठते थे और वो मेंबर्स जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते थे, उनके बारे में बताते थे और सलाह लेते थे, ग्रुप डिस्कशन टाइप होता था और इसमें उनकी कई सारी इमोशंस और प्रॉब्लम्स जो होती थी, वो सॉल्व हो जाती थी। तो ऐसे ही एक सैटरडे को सेशन सेशन हुआ, जिसमें वो लेडी भी गई। जब सेशन चल रहा था, तो उस दौरान उस लेडी ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठी रही। जब सेशन खत्म हो गया और सभी लोग चले गए, तो वो जो साइकोथेरेपिस्ट थे, वो काफ़ी टाइम से उस लेडी को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कुछ कहना चाहती हैं? तो उसने कुछ नहीं बोला पहले। तो उसने कहा कि आप बताइए अगर आपके मन में कुछ है तो?
उन्होंने कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे यहाँ पे 4 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरी सेहत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो साइकोथेरेपिस्ट थे उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आपने कहीं अपने मन में कोई इमोशन तो वो नहीं कर रखा है, दबा रखा है कि कोई पुराना पास्ट का इमोशन हो जिसको आपने किसी को बताया ना हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल-दिमाग पे अभी तक बैठी हो। तो उस लेडी ने कहा दिमाग लगाया थोड़ा-सा, उसने कहा हाँ, ऐसा एक है तो सही इंसिडेंट। तो उसने कहा क्या आप मुझे बताना चाहेंगी? और आप अगर ये इंसिडेंट बता देंगी तो हो सकता है कि आपका ये जो ट्रीटमेंट है, ये सक्सेसफुल हो जाए। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपको बताती हूँ। तो उसने बताया कि बचपन में किसी एक नियर रिलेटिव या फ्रेंड जो भी थे उनकी फैमिली के, उनके द्वारा उन्हें ट्रॉमेटाइज़्ड किया गया था। और ये बात वो उस समय ना तो अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाईं और ना किसी और से शेयर कर पाईं। और उसके बाद से लेकर ये 30 साल पुरानी बात थी। लेकिन वो बात उनके दिमाग में इस तरह घर कर गई थी कि वो उस बात को अपने दिलो-दिमाग से नहीं निकाल पा रही। और यही रीज़न था कि उनके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी। जब उन्होंने साइकोथेरेपिस्ट को ये बात बताई, तो वो फूट-फूट कर उनके सामने रोईं और उनके सारे इमोशंस थे जो वो बाहर आ गए। तो साइकोथेरेपिस्ट ने उनको बोला कि आपने इतने टाइम तक इतना नेगेटिव इमोशन अपने दिमाग में दबा के रखा हुआ था और यही रीजन है कि सारी चीजें हम आपको बाहर से थेरेपीज दे रहे हैं, आप प्राणायाम कर रही हैं, आप एक्सरसाइज कर रही हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, आपका रेगुलर रूटीन फॉलो हो रहा है, लेकिन आपके मन में जो नेगेटिव इमोशंस घर करे हुए हैं, वो आपको हील नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने आपकी प्राण शक्ति को खर्च कर दिया है इतना कि आपकी प्राण शक्ति हीलिंग प्रोसेस कर ही नहीं पा रही है। अब आप इससे रिलीज़ हो गई हैं, क्योंकि आपने अपने सारे उद्गार जो हैं, वो व्यक्त कर दिए हैं। तो अब आप इसको बिल्कुल भूल जाइए और नए सिरे से अपना ट्रीटमेंट और थेरेपीज़ पे ध्यान दीजिए। वो लेडी उस दिन इतने सुकून में थी, इतने आराम में थी, नेक्स्ट डे से एक नई ऊर्जा के साथ उनका ट्रीटमेंट उन्होंने अपना फिर से शुरू किया और विदिन 1 मंथ वो पूरी तरह से अपनी डिज़ीज़ को क्योर करने में सफल हो गए। तो देखा आपने, एक नेगेटिव इमोशन हमारी इम्यूनिटी पे कितना गहरा असर डालता है। तो आप सोचिए कि अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हमने अपने दिल-दिमाग में रख रखे हैं, तो वो हमारी हेल्थ पे कितना एडवर्स इफ़ेक्ट डालते होंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब ये जो नेगेटिव इमोशन है, जैसे हमने अभी एग्ज़ाम्पल में बात की, इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ़ में बहुत क्लोज़्ड लोग होते हैं जिनसे हमारी किसी कारण से बहस हो जाती है या लड़ाई हो जाती है या विचार नहीं मिलते हैं और इनमें से किसी भी रीजन से हमारी बातचीत बंद हो जाती है। अब ये रिलेशन जो है, ये आपके दिलो दिमाग पे बहुत गहरा असर डालता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये पाया गया है कि अगर एक नेगेटिव इमोशन को आप रिकॉल करते हैं एक क्षण के लिए, वो आपकी इम्यूनिटी पे 6 घंटे तक असर डालता है। यानी कि उस पल पे जब आपने उस नेगेटिव इमोशन को अपने दिमाग में लाए, उससे लेके 6 घंटे तक आपकी इम्यूनिटी डाउन रहती है और आपको बहुत प्रॉन होते हैं किसी भी डिजीज़ को लेने के लिए। तो मैं बात कर रही थी कि मान लीजिए कि पास्ट में आपकी कोई ऐसी अनरिज़ॉल्व्ड रिलेशनशिप रही हो सकता है ये 3 महीने पहले की घटना हो, 3 साल पहले की घटना हो या 30 साल पहले की घटना हो। अगर ऐसा कुछ है, तो ये क्या करता है हमारी हेल्थ के साथ? इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल और देके आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपका आपका एक बहुत बड़ा घर है, उस घर में बहुत सारे कमरे हैं।
वहाँ पे छत पे एक कमरा बना हुआ है, जहाँ पे आप अपनी ऐसी चीज़ें रखते हैं जिनकी आपको बहुत कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है, वन्स इन अ व्हाइल लाइक साल में 1 बार या 2 बार। तो एक बार आप उस कमरे में गए और उस कमरे में आप किसी काम से गए, कोई चीज़ ढूँढने गए सपोज़ और आपने उस कमरे में जाके लाइट फैन्स ऑफ कर दिए, एसी ऑफ कर दिया और एसी ऑन कर दिया सॉरी और अपना काम किया। आप वापस आ गए, लेकिन आप उस पंखे की हो सकता है लाइट और पंखा तो आपको नज़र आ गया, एसी को आप बंद करना भूल गए और आप नीचे आ गए। अब क्योंकि वो कमरा तो आप महीने 6 महीने में या साल में 1 बार खोलते हैं, आप भूल गए कि उस कमरे का एसी ऑन है। और आप आ गए नीचे और आपका रूटीन वर्क चलता रहा। आपके हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में उस एसी का खर्चा ऐड ऑन होके आता जाता था। आपको पता भी नहीं चलता था क्योंकि वो एसी ऑन है, आपको पता ही नहीं है कि वो एसी ऑन है। सेम यही हाल होता है जब हमारे दिल में कोई अनसुलझी रिलेशनशिप रहती है। अब ये अनसुलझी रिलेशनशिप किसके साथ हो सकती है? ये आपके किसी फ्रेंड के साथ हो सकती है, ये आपके पेरेंट्स के साथ हो सकती है, ये आपके सिबलिंग्स के साथ हो सकती है, ये आपके अपने बच्चों के साथ हो सकती है। देखिए, ये बात आप भी मानेंगे कि हमारी कई बार अपने इन्हीं नियरेस्ट लोगों के साथ किसी चीज़ को लेके बहुत बड़ी बहस हो जाती है और बात ईगो पे आ जाती है और बहुत अच्छा रिलेशन होने के बाद भी हम लोगों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। आप ईगो प्रॉब्लम समझ सकते हैं, आप पहले कौन बोलेगा ये बात को लेके लड़ाई समझ सकते हैं, लेकिन कुछ भी करके आपके रिलेशन में एक गाँठ लग जाती है और आपकी बातचीत बंद हो जाती है। और ये गाँठ जो है, आपके दिल में एक घर बना लेती है, उस टर्न ऑन एसी की तरह जो आपके घर में चल रहा है, आपको पता भी नहीं है, आपका बिल आता जा रहा है। सिमिलरली ये अनसुलझे रिलेशनशिप्स जो हैं, इनकी जो गाँठें आपके मन में बनी हुई हैं, ये आपकी प्राण शक्ति को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम किए रहती है। आपकी प्राण शक्ति इन्हीं पे अपना जो टाइम है या एनर्जी है, वो वेस्ट किए जाती है। आप सोचिए कि एसी का बिल तो आप फिर भी पैसों से चुका रहे हैं, लेकिन इन अनरिज़ॉल्व्ड रिलेशनशिप्स का जो पेमेंट है वो आप किस कॉस्ट पे कर रहे हैं पता है आपको? आपकी प्राण शक्ति इसमें इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि आपकी पूरा हीलिंग प्रोसेस बॉडी का जो है, वो सफ़र कर रहा है। आपका शरीर, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है। अब मान लीजिए कि एक अनसुलझा रिलेशनशिप है, एक एसी टर्न्ड ऑन है, तो आपके बिजली के बिल पे इतना इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर ऐसे 10 एसीज़ आपके घर में बिना आपकी अवेयरनेस के चल रहे हैं, तो सोचिए कि वो बिल कितना ज़्यादा होगा, जो आपकी नॉलेज के बिना आ रहा है और आप पे कर रहे हैं। सेम यही होता है अगर हमारे दिल में एक से ज़्यादा अनरिज़ॉल्व्ड रिलेशंस इस तरह के होते हैं, तो वो आपको उतनी ही प्राण शक्ति को जो है वो निचोड़ते रहते हैं और आपकी हीलिंग सफ़र करती है। कहते हैं ना जल्दी से जुकाम हो जाता है, जल्दी बुखार हो जाता है, जल्दी थक जाते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता है। ये सब क्या है? ये आपके मन में बैठे हुए अनरिज़ॉल्व्ड रिलेशंस हैं, जो कि आपकी प्राण शक्ति को अपना हीलिंग प्रोसेस करने ही नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? कैसे बात शुरू की जाए या कैसे इसे खत्म किया जाए? देखिए, बात शुरू करना इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। आप अगर आपको लगता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, दैट इज़ ऑल्सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ का जो एंड होता है, वो कभी भी नेगेटिविटी के साथ नहीं होना चाहिए। एक गाना आपने सुना है ना, वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो अगर हमें किसी चीज़ को छोड़ना भी है, तो उसे हमेशा एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़िए, एक पॉजिटिव नोट के साथ छोड़िए, ताकि हम कभी भी अगर उस रिलेशन को याद करें, तो हमें पॉजिटिव चीज़ें याद आएँ, ना कि उसका अंत याद आए, जो कि बहुत ही गलत था, जो कि बहुत ही नेगेटिव था और जो हमारी इम्यून सिस्टम को खाए जा रहा है, तब से लेके आज तक। तो फिर क्या करें इसके लिए? अब क्या किया जा सकता है? तो देखिए, एक छोटी-सी एक्टिविटी करवाती हूँ आपसे।
थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर आईज फॉर अ व्हाइल। अब आप ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स जो आपकी लाइफ में हैं, जहाँ पे आपकी किसी रीज़न से या बिना किसी रीज़न से बात बंद हो गई है, या जो रिलेशन जब खत्म हुए थे, उसको खत्म होने का दुःख आज तक आपके दिल के अंदर बैठा हुआ है। ऐसे रिलेशंस को रिकॉल कीजिए। हो सकता है ऐसा एक रिलेशन हो जो अनरिज़ॉल्व्ड हो, 2 हो, 3 हो, या हो सकता है 3 से ज़्यादा भी हो। तो आप इन रिलेशंस को एक बार अपने दिल-दिमाग में रिकॉल कीजिए। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, चाहे जो भी आपको हर्ट कर रहा है, जो भी अनसुलझा एक रिलेशनशिप का बोझ आपके दिमाग में है, उसको आप एक बार अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए। चलिए ठीक है, तो रिकॉल तो हो ही गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिल में इतनी गहरी बैठती हैं कि एकदम से याद आती हैं। अब आज मैं आपका एक एसी तो टर्न ऑफ करवाने वाली हूँ। हो सकता है एक ही एसी हो तो वो टर्न ऑफ हो जाएगा और हमारी प्राण शक्ति की एनर्जी सेव होने लगेगी, और एक से ज़्यादा है तो आप इसको एक-एक करके अपने एसीज़ को ऑफ कीजिएगा। तो अब किसी भी एक अनरिज़ॉल्व्ड रिलेशनशिप को आप चुन लीजिए। अब मेरे कहने से आज एक काम कीजिए। जो भी वो बंदा है, आप चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कलीग हो सकता है, जो किसी टाइम पे आपका बहुत नियरेस्ट रहा था। जैसे, क्योंकि देखिए, जो मतभेद होते हैं वो उन्हीं से होते हैं जो बहुत ज़्यादा नियर होते हैं। हर किसी से लड़ाई नहीं होती है, ठीक है? तो आप उन्हें एक, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। क्या मैसेज करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप उन्हें लिखिए कि हमारा जो रिलेशनशिप एंड हुआ था, वो बहुत ही नेगेटिव नोट पे एंड हुआ था, और मुझे आज तक इस चीज़ का दुःख है कि हमारी जो रिलेशनशिप एंड हुआ, वो इतने गंदे तरीके से हुआ। तो मैं आपको उस रिलेशनशिप से फ्री करता हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी माँगता हूँ, और अगर आपकी तरफ से कोई गलती थी तो मैं अपने मन से सारे गिले हटाता हूँ और मैं आपको दिल से माफ़ करता हूँ। लेकिन अब आप इस बात का कोई भी ग्रज अपने दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि मैं अपने आप को इस ग्रज से मुक्त करना चाहता हूँ, और ये मैसेज आप उस व्यक्ति को सेंड कर दीजिए। अब इस मैसेज को सेंड करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप को वापस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस रिलेशन को आगे शुरू मत कीजिए। लेकिन ये मैसेज करके आपने अपने मन का जो एसी है, उसे टर्न ऑफ कर दिया है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से उसे एक पॉजिटिव एंड पे खत्म कर दिया है। अब ये जो आपने मैसेज किया, जब उस व्यक्ति को ये मैसेज मिलेगा, तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकती है? सबसे पहली चीज़, हो सकता है कि आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले। हो सकता है आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले, और तीसरी चीज़, हो सकता है उस आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, सेम चीज़ उस व्यक्ति के भी दिलो-दिमाग पर चल रही हो। तो अब हमारा काम क्या, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा नो रिस्पॉन्स है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है या पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है। हमारा काम सिर्फ़ इतना था कि हमें इस एसी को टर्न ऑफ करना था, और हमने अपने इमोशंस व्यक्त करके उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का जो एसी बिना बात में चल रहा था, हमारी प्राण शक्ति को कंज़्यूम कर रहा था, उसको टर्न ऑफ कर दिया है। तो अब आपकी प्राण शक्ति ने एक एसी का बिल बचा लिया है, और हीलिंग प्रोसेस जो है वो अच्छे से होने लगा है। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे अगर एक से ज़्यादा अनरिज़ॉल्व्ड रिलेशनशिप है, तो आप उन पे भी वर्क कीजिए, और धीरे-धीरे अपने दिल को इन सारी गाँठों से मुक्त कर लीजिए। बिल्कुल खुला दिल रख दीजिए।
और सभी रिलेशंस को एक खूबसूरत मोड़ पर ले आइए। भले ही वो उस खूबसूरत मोड़ से फिर से शुरू होते हैं या वहीं पे एंड हो जाते हैं, लेकिन जो एंडिंग मोड़ है, वो खूबसूरत होना चाहिए। तो प्रॉमिस कीजिए कम से कम 1 एसी आज आप टर्न ऑफ कर देंगे। तो देखिए, हमने बात की कि हमारे पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए फिजिकल फिटनेस या अच्छी दिनचर्या या सिर्फ एक्सरसाइज या प्राणायाम, इन सब के अलावा एक और चीज जरूरी है, और वो है हमारे मन के इमोशंस को, स्पेशली निगेटिव इमोशंस का बाहर आना और उनका हमारे दिल दिमाग से निकल जाना। तो इन सभी नेगेटिव इमोशंस को कभी भी अपने अंदर हावी ना होने दें। जब भी आगे भविष्य में इस तरह का कोई भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो, कोई भी बहस हो, कहीं भी वैचारिक मतभेद हो, उसे एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड कीजिए। कई बार हमें लगता है देखिए कि ये रिलेशन आगे नहीं जा सकता, कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, लेकिन फिर भी उसे एक अच्छे नोट के साथ खत्म करने की कोशिश कीजिए। कोई भी बात उस इमोशन की अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को लाइफ लॉन्ग इफेक्ट करेगा विदाउट योर नोइंगली। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपको खाए जाएगा दीमक की तरह। तो अब आप अपने अंदर कोई भी अनरिजॉल्व्ड रिलेशनशिप का, नेगेटिव इमोशंस का ग्रज नहीं रखेंगे, ये आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। अब इसके बाद एक और चीज आती है। देखिए, अटैचमेंट अच्छी चीज़ है। हम सोशल एनिमल हैं, सोशल प्राणी हैं, हमारे अंदर दिल है, तो अटैचमेंट होगा, प्यार होगा, इमोशंस होंगे। स्पेशली कुछ लोग जो हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और कहीं न कहीं आप इनसे इतने अटैच हो जाते हैं कि आप अगर इन लोगों की लाइफ में कोई भी चेंज आता है और उस चेंज के कारण आपके साथ इनका रिलेशनशिप चेंज होता है, तो आप जो है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। आपको लगता है कि ये क्या हुआ? ये आदमी ऐसा चेंज कैसे हो गया? एक स्टोरी शेयर करती हूँ। सुधा मूर्ति जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। रियल इंसिडेंट बता रही हूँ मैं आपको, ये उन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। तो सुधा मूर्ति जी जो हैं, वो एक बहुत ही बड़ी लेखिका हैं और नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं, उनकी वाइफ हैं और बहुत ही मतलब बुद्धिजीवी महिला हैं ये। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, हो सके तो इनकी बुक्स को पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी और ईज़ी लैंग्वेज में इनकी बुक्स हैं। मोस्टली इनकी बुक्स जो है वो इंग्लिश में हैं और हिंदी इनके रूपांतरण भी आई थिंक अवेलेबल होंगे। जब इनकी बुक्स पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप जो ये चित्रण कर रही हैं, जैसे अगर ये गाँव का चित्रण कर रही है, तो मुझे तो जब मैं इनकी बुक्स पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ वो गाँव है और मैं वहीं पे कहीं घूम रही हूँ। तो आप भी पढ़िएगा, आपको भी ये महसूस होगा। देखिए, बुक्स को पढ़ने का यही एक फ़ायदा होता है कि आपकी इमेजिनेशन को बहुत बढ़ाती हैं। तो चलिए बात कर रहे थे सुधा मूर्ति जी की। तो सुधा मूर्ति जी जो हैं, उनके 2 बच्चे थे, एक बे बे बच्चे हैं, 1 बेटी और 1 बेटा। और शुरू से ही अपने दोनों बच्चों से बहुत अटैच्ड है, ऑब्वियसली माँ अपने बच्चों से अटैच्ड होती है और उनका पूरा टाइम अपने बच्चों की देख-रेख के लिए और इसमें निकलता था। जब उनकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई, तो वो पढ़ने के लिए बाहर गई। और वो अपनी बेटी से बहुत कनेक्टेड थी, माँ और बेटी का रिश्ता एक अलग ही लेवल का होता है। तो ये भी उससे दूर नहीं थी और अपनी बेटी से बहुत कनेक्टेड थी। तो जब बेटी इनकी पढ़ने के लिए बाहर गई, इंडिया के बाहर गई, तो इन्हें ऐसा लगा जैसे इनका एक हाथ ही कटकर चला गया है और इन्हें बहुत ही दुःख फ़ील हुआ। जब इनकी बेटी वापस आई तो इनको बहुत खुशी हुई। फिर थोड़े दिन में इनकी बेटी की शादी हो गई और वो अपने पति के साथ चली गई। फिर इन्हें वापस उतना ही दुःख हुआ कि बेटी मेरी चली गई है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटैच थी अपनी बेटी से, हमेशा ये परेशान रहती थी और उनकी बेटी फिर इनसे मिलने आई शादी के बाद। तो सुधा मूर्ति जी बड़ी खुश हुई, उस बेटी के आगे-पीछे घूमती, तुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, कहीं चलना है क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन बेटी जो थी, अब उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई थी। उसका एक अपना परिवार था, नई-नई शादी थी, नया घर था। अब वो अपने परिवार के बारे में सोचती थी।
वो अपनी माँ से जब बात करती थी तो उसकी बातों में हर टाइम उसके ससुराल का ज़िक्र होता था। जब वो अम्मा बोलती थी तो उसका मतलब सुधा मूर्ति जी से नहीं होता था, उसका अपने हस्बैंड की मदर यानी कि अपनी सास से होता था। वो टाइम टू टाइम दिन में 10 बार अपने घर फ़ोन करती थी, ये जानने के लिए सब कुछ ठीक है या नहीं। तो सुधा मूर्ति जी को एक बहुत बड़ा धक्का उस वक़्त लगा, उसे लगा कि ये तो मेरी वो बेटी है ही नहीं, जो हर वक़्त मम्मी, मम्मी करके मेरे पीछे घूमती थी। तब उनको पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने अटैचमेंट को कम करना पड़ेगा। अब अटैचमेंट कम कैसे होता है? अटैचमेंट कम होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे बिल्कुल बेटी है, आपके जो रिलेशन्स हैं उनसे आप प्यार तो करेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनसे अटैच रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक डिटैचमेंट रखेंगे, अटैच्ड इन अ डिटैचेबल वे। दिस इज़ द न्यू कांसेप्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम अटैचमेंट रखेंगे, लेकिन अब हमें ये जानना है कि वो जो पर्सन है, जो कभी जिसके लिए हम पूरी दुनिया हुआ करते थे, अब उसकी अपनी एक लाइफ़ है। वो एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसके साथ ना सिर्फ़ हम, कई और लोग एसोसिएट हैं और उसकी प्रायोरिटीज़ कई मैनर में चेंज हो गई हैं। तो अब हमें भी अपने अटैचमेंट को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा और उसे उसकी फ्रीडम देनी पड़ेगी। सेम यही हुआ जब उनका बेटा बाहर गया। वहाँ से वो उसको कॉल करता था कि माँ मैं आपके खाने को बहुत मिस करता हूँ और मैं जो है वो आपके बहुत ज़्यादा मैं आपको मिस करता हूँ, आपके मतलब हगिंग को मिस करता हूँ। जब वो वापस आया उसकी शादी हुई, वो अपनी वाइफ़ के साथ अलग रहने लगा। सुधा मूर्ति जी ने इसको बहुत पॉज़िटिव वे में लिया कि चलो वो इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो जब भी उनको खाने पे बुलाती थी, तो वो कभी बहाना बना देता था कि माँ आज तो ये काम है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। अब सुधा मूर्ति जी को पूरी तरह से समझ में आ गया था कि मुझे अपने बच्चों से अटैच्ड रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम इन अ डिटैचेबल वे। मुझे उन्हें पूरी फ्रीडम देनी है। जब उन्हें ज़रूरत है, मैं उनके साथ हमेशा हूँ, लेकिन हर वक़्त मैं अपनी प्रेज़ेंस से उनको परेशान नहीं करूँगी। सेम हमें भी। हमने भी अपने पेरेंट्स को कभी न कभी ये दुःख दिया होगा, क्योंकि उन पेरेंट्स की दुनिया हम थे और हमारी दुनिया चेंज हुई थी, उनकी दुनिया चेंज नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने भी किसी तरह से अपने आप को अटैच रखते हुए भी डिटैच किया था और यही हमें हर रिलेशनशिप में लाना पड़ेगा। हमें अपने रिलेशंस में अटैच होते हुए भी एक डिटैचमेंट रखना पड़ेगा। अब ये डिटैचमेंट कैसे रखें? देखिए होता क्या है ना कि पेरेंट्स की स्पेशली माँ की जो दुनिया होती है, वो बहुत सीमित होती है। एक अपने घर तक या अपने बच्चों तक ही वो सीमित रहती है। तो करना क्या है आपको? आपको अपनी दुनिया को थोड़ा-सा बढ़ाना है। अपनी हॉबीज़ पे वर्क करना है। अपने अ, ग्रोथ को क अपनी ग्रोथ करनी है। अपने नए वेंचर्स स्टार्ट करने हैं। आपको आप घूमने नहीं जाते थे, आप घूमने जाने लगिए। आप कभी योगा नहीं करते थे, आप योगा शुरू कर दीजिए। आप अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बढ़ाइए, जो आपके आस-पास आपकी तरह के लोग हैं, जो आपकी तरह अकेले हैं, आप उनसे रोज़ मिलिए। आप अपनी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। वेलनेस चौपाल को अटेंड कीजिए सुबह और शाम। 1-1 घंटा तो आपका हम आराम से निकालेंगे विद अ पॉजिटिव नोट। आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी, आपको नई-नई बातें भी जानने को मिलेंगी और आप थोड़ी देर अपने आप को एंगेज रखेंगे। तो इस तरह से आप सभी के साथ अटैच होते हुए भी डिटैच रहेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएँगे। इससे क्या होगा, आपके जो नियर एंड डियर हैं, जिनसे आप अटैच हैं, उन्हें भी ये सुकून रहेगा कि हमारे पेरेंट्स या हमारे जो लव्ड वन्स हैं, वो भी पूरी तरह से बिज़ी हैं। वो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक दुनिया है जिसमें वो खुश हैं, सुखी हैं और उस लाइफ को वो एन्जॉय कर रहे हैं। तो आशा है आज की दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक तो अपने दिल को क्लटर फ्री करना फ्रॉम एनी अनरिज़ॉल्व्ड रिलेशनशिप, एनी नेगेटिव इमोशंस और दूसरा अटैच होना बट इन अ डिटैचेबल वे। तो आशा है कि आप इन दोनों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये दोनों ही हैबिट्स हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगी। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ।
आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना बहुत, बहुत, बहुत ख़्याल रखें। नमस्कार।